everyone, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering classes. So dear students, as we have studied about all segments of Indian history like ancient history, medieval history and modern history. Now it is the time to be recall all these segments through MCQ series. जैसा कि हम लोग इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सेगमेंट को पढ़ चुके हैं, तब वो समय है इन सारे सेगमेंट को हम लोग अध्ययन करेंगे MCQ सीरीज के माध्यम से, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि ठीक ठीक क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमको कितने चीज़ें रिकॉल हैं, कितनी चीज़ें रिकॉल नहीं हैं. तो इट इज़ द बेस्ट वे टू रिकॉल ऑल द थिंग्स इन आवर माइंड एंड इट इज़ आल्सो द बेस्ट वे टू मेमोराइज थिंग, चीज़ों को याद रखने के लिए. एंड इट इज़ आल्सो अ बेस्ट वे टू रिवाइज ऑल द स्टडी. हमारी स्टडी को रिवाइज करने में भी MCQ सीरीज बड़ा हेल्प करती है. जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आगे एग्जाम में पूछे जाने के लिए एक्सपेक्टेड है, इन सारे क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आप समझेंगे, एक होता है MCQs को सॉल्व करना, एक होता है MCQ को डिस्कस करना. तो जब हम MCQ को डिस्कस करते हैं तो एक क्वेश्चन में बहुत सारी सेगमेंट डिस्कस हो जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे एग्जाम में जरूर आ जाती हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज का डिस्कशन. पहला सेगमेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने लिया है वैदिक लिटरेचर. इसका मतलब वैदिक लिटरेचर को लेकर के जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें वैदिक लिटरेचर और IBC यानी एंशिएंट के कुछ सेगमेंट को लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंडिंग ऑफ ब्लैक कलर बेंगल्स बिलोंग्स टू विच साइट ऑफ IBC. सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं? ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे. काले रंग की चूड़ियां अगर हम पढ़े थे IBC तो उसमें एक शब्द आया था कालीबंगा. कालीबंगा का लिटरली वर्ड मीनिंग ही यही है कि वहां से, इसका मतलब है काले रंग की चूड़ियां. कालीबंगा का अगर हम शब्द मीनिंग देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे, तो इसका मतलब ही यह है काले रंग की चूड़ियां. तो अगर इसका मतलब ही यही है तो इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि ये काले रंग की चूड़ियां यहीं से प्राप्त हुई हैं. फिर यह भी पता होना चाहिए कि कालीबंगा कहां पर है. तो कालीबंगा के अलावा ये गुजरात में स्थित है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लोथल. लोथल गुजरात में स्थित दूसरी साइट है जहां से हमको, इसको लघु हड़प्पा भी कहते हैं, इसको मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है. ये सारी चीजें नोट करिएगा आप. इसको मिनी हड़प्पा भी कहते हैं. इसको काले रंग की चूड़ियां हैं. रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है, जहां से धान की खेती के अवशेष भी मिले हैं. धान की खेती के अवशेष भी मिले हैं. हड़प्पा आपको पता है आज के पाकिस्तान में है, और ये रावी नदी के किनारे है. रावी नदी के किनारे. ये सबसे पहला स्थल भी है, सबसे पहला स्थल भी है. तो अगर हम एक MCQ को डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं. लोथल, कालीबंगा, रोपड़, ये कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, किसको क्या कहा जाता है और किसका क्या रोल रहा है, ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए. तो आई होप आप समझ पाए होंगे. लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है, हिंदी में उसको कहेंगे लघु हड़प्पा. ठीक है. काले रंग की चूड़ियां आपको पता ही है, रोपड़ आपको पता ही है, हड़प्पा आपको पता ही है कौन सी नदी किनारे, और सबसे पहला स्थल है ये. 1921 में इसको डिस्कवर किया गया था. ठीक है. ये पहला क्वेश्चन है. नेक्स्ट, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू इज फाइंडिंग ऑफ विच साइट इन हड़प्पा. एक नृत्यरत डांस करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है. कांसे की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, कांसे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति है, ब्रॉन्ज स्टैच्यू. ठीक है. अब ये जो ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, इस ब्रॉन्ज स्टैच्यू
को कहाँ पर मिला, कौन से स्थल से इसको खोजा गया? लोथल से ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है? नहीं। कालीबंगा से मिला है? नहीं। मोहनजोदड़ो से मिला है? राइट। मोहनजोदड़ो से मिली हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसमें पहला है स्नानागार, स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। दूसरा यहां से मिला है अन्नागार, अन्नागार, ग्रेनरी। और तीसरा यहां से मिला है डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे की नृत्यरत प्रतिमा। और ये मोहनजोदड़ो 1922 में इसको डिस्कवर किया। किसने किया? आर.डी. बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया इंडस रिवर के किनारे, सिंध नदी के किनारे। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा आप समझते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लोथल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कालीबंगा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला सेगमेंट, अगला क्वेश्चन है, हु वाज किंग सुदास? राजा सुदास कौन था? किंग ऑफ भरत कबीला। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि उस समय इतिहास में कबीले हुआ करते थे एंशिएंट टाइम पर, और उन कबीलों की ही लड़ाई होती थी। उसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे कबीले थे। एक कबीला था जिसका नाम था भरत, और इस कबीले के राजा थे सुदास। और इन सुदास राजा को जो मेंटोरशिप देने वाले थे उनका नाम था वशिष्ठ, उनका नाम था वशिष्ठ। और इसके अपोजिट जो दूसरा कबीला था, उस कबीले का नाम था पुरु, राजा का नाम पुरु, और इनको मेंटरशिप देने वाले थे विश्वामित्र। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, भरत कबीले की जीत हुई, लेकिन इस पुरु के साथ कुछ और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे अनु, यदु, तुर्वसु एंड दुर्बहु। इन सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इन पांचों को हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, इनको कहते हैं ऋग्वैदिक पंचजन्य, ऋग्वैदिक पंचजन्य। और इस दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को कहते हैं दस राजन का युद्ध, दस राजन का युद्ध हुआ। और ये रावी नदी के किनारे हुआ, रावी, जिसको परुष्णी कहा जाता था। ठीक है, इसमें भरत कबीले की जीत हुई, इसीलिए जिन जिन जगहों पर इनका अधिकार हुआ उन्हें भारत प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये किंग ऑफ पुरु कबीला नहीं थे सुदास, सन ऑफ विश्वामित्र भी नहीं थे, सन ऑफ वशिष्ठ भी नहीं थे। करेक्ट आंसर इज भरत कबीले के सरदार थे, भरत कबीले के राजा थे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे कि जब हम किसी एक एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं तो उसमें से बहुत सारे सेगमेंट आते हैं जो हमारे आने वाली और क्वेश्चंस के लिए हमको और ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि उससे संबंधित, ऑप्शन से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करने से पर्टिकुलर सेगमेंट का नॉलेज हमारा इनहेंस हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट द्विज? इनमें से कौन द्विज नहीं है? देखिएगा, इसको भी ऐसे ही समझते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड में एक सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। उसमें एक व्यवस्था बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कि ये सब आश्रम में पढ़ने के लिए जाएंगे। उस आश्रम में जाकर के जब कोई व्यक्ति जाता था पढ़ने के लिए, तो वहां उसका एक संस्कार होता था जिसको कहते थे उपनयन। तो अगर किसी का उपनयन
उपनयन, इसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है और इसे जनेऊ भी कहा जाता है। ठीक, अगर ये संस्कार किसी का होता है तो उसके बाद उसको कहते हैं कि उसका सांस्कृतिक जन्म हो गया है। उसका सांस्कृतिक जन्म हो गया है। तो ये संस्कार केवल ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए होता था। अब एक होता है उनका जिसको कहते हैं जैविकीय जन्म, बायोलॉजिकल बर्थ, जैविकीय जन्म, बायोलॉजिकल बर्थ, और दूसरा होता है ये कल्चरल बर्थ। तो ऐसा माना गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के दो जन्म होते हैं, और जिसके दो जन्म होते हैं उसके लिए टाइटल यूज किया जाता है द्विज। दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। तो द्विज में केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को शामिल किया जाता है, शूद्रों को द्विज नहीं कहा जाता है। गॉट इट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन द्विज नहीं है? तो इसमें से शूद्र हैं जिनको द्विज नहीं माना गया है, बाकी दोनों द्विज हैं। और द्विज का निर्धारण किससे होता है? दो बार जन्म लेने से। एक बायोलॉजिकल बर्थ होता है, एक कल्चरल बर्थ होता है। कल्चरल बर्थ आश्रम में होता है और बायोलॉजिकल बर्थ जो सबके लिए होता है। तो एक बर्थ सबका होता है, दो बर्थ केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, कौन सा एक पंचजन्य नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि ऋग्वेद के अनुसार एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं 10 राजन का युद्ध। मैं इसको फिर से बना देता हूं। 10 राजन का युद्ध। अब ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, पहले देखते हैं कहां हुआ। तो ये हुआ रावी, जिसे परशुनी भी कहा जाता है, परशुनी नदी के किनारे। ठीक है, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? एक तरफ पार्टिसिपेट किए थे राजा भरत, जो कहां से थे? सॉरी, राजा सुदास। राजा सुदास, और इनके कबीले का नाम था भरत। ठीक है, और इनके मेंटोर थे वशिष्ठ, वशिष्ठ जिन्होंने युद्ध की शिक्षा दी। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे राजा पुरु। कबीला कौन सा था? पुरु। और गुरु कौन थे? विश्वामित्र। तो इसमें राजा पुरु का साथ देने वाले जितने भी लोग थे, एक राजा पुरु है पहले, और दूसरे इसमें जाकर के हुए यदु, तीसरे हुए अनु, और फोर्थ हुए तुर्वसु, और पांचवे हुए दुर्बहु। तो 1 2 3 4 5, इन पांचों को कहते हैं ऋग्वैदिक पंचजन्य। इनको ऋग्वैदिक पंचजन्य कहा जाता है। हालांकि इस युद्ध में ये 5 ऋग्वेद पंचजन्य थे, इसमें 5 और लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था जो ऋग्वैदिक पंचजन्य नहीं थे। उन पांचों को हम लोग कह सकते हैं अलानी, पक, वैशाणी, शैव और भालानिशु। तो ये 5 और ये 5, इसमें 5 ऋग्वैदिक पंचजन्य और 5 नहीं है। ये 10 लोग मिलकर लड़ते हैं रावी नदी के किनारे, जिसको कहते हैं 10 राजन का युद्ध। और इस युद्ध का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद हैज इट्स डिस्क्रिप्शन डिटेल। गॉट इट? तो इसका उत्तर क्या होगा? पंचजन्य नहीं है। यदु है, अनु है, तुर्वसु है, शैव नहीं है। ये उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू सीरीज को डिस्कशन करने का मतलब है कि अगर कोई हमारा आंसर है तो वो क्यों है, उसके आसपास की चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है?
गायत्री मंत्र आप सब लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र के बारे में हमने जैसे ऋग्वेद के मंडल पढ़े थे, तो ऋग्वेद का एक मंडल है जिसका नाम है थर्ड मंडल, और इस थर्ड मंडल को बनाने वाले हैं विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र इस मंडल को बनाने वाले हैं, और इसी मंडल में हमको मिला है गायत्री मंत्र। तो सही उत्तर होगा थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10 हैं। जैसे यहां लिखेंगे ऋग्वेद, ठीक है। अब सबसे पहले लिखेंगे मंडल, मंडल कितने हैं? 10। उसके बाद है अनुवाक, अनुवाक कितने हैं? 85। फिर आएगा उसमें सूक्त, सूक्ता कितने हैं? 1028। फिर आएंगे मंत्रा, ये है 10,600 मैक्सिमम। ठीक है, अब फर्स्ट मंडल है, इस फर्स्ट मंडल का क्रिएटर किसी को नहीं पता है। सेकंड मंडल के क्रिएटर हैं ग्रत इस्मत, ग्रत इस्मत, ग्रत शमत, ये ऋषि का नाम है। जो फोर्थ मंडल है, इस मंडल को बनाने वाले हैं जिनका नाम है वाम ऋषि, वाम ऋषि। ठीक है, तो ये है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, और उन मंडलों के अलावा अनुवाक कितने हैं, सूक्त कितने हैं, मंत्र कितने हैं। सूक्तों का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इन सूक्तों को 1028 को 1017 प्लस 11 ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि 11 बाद में जोड़े गए थे, 1017 पहले से थे। मंत्रा है, मंत्रों की संख्या 10,552 भी है, 10,462 भी है। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पर अलग मिलती है। कुछ मंत्रों को अगर हम सेपरेटली काउंट कर लेते हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है, और कुछ मंत्रों को हम एडजॉइन रूप से काउंट कर लेते हैं तो वो संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, सूक्त कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, हेरोडोटस को किसने इतिहास का पिता कहा? हेरोडोटस हु कॉल्ड हेरोडोटस एज ए फादर ऑफ हिस्ट्री। देखिए, हेरोडोटस पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास मतलब जिसने घटनाओं को लिखना शुरू किया। और जब हम किसी घटना को लिख लेते हैं तो उसको आगे वाले लोग भी पढ़ सकते हैं, आगे आने वाले लोग पढ़ेंगे तो उनको भी अपने समय से पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे आज हम किताबें पढ़ के इतिहास को पढ़ते हैं, अगर सोचिए कि ये लिखा ही नहीं गया होता तो हम इसको कैसे पढ़ते? ये पॉसिबल ही नहीं था कि इसके बारे में हम ठीक ठीक जानकारियां ले पाते। तो ये पहला व्यक्ति था जिसने युद्ध, घटनाओं इत्यादि को लिपिबद्ध, स्क्रिप्टेड करना शुरू किया। जब इसने शुरू कर दिया, उसको आगे आने वाले लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने उसको कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने इतिहास को बनाया है, और उसको सबसे पहले सिसेरो ने इतिहास का पिता कहा, इतिहास का पिता कहा सिसेरो ने। ठीक है, प्लेटो आपको पता है ग्रीक दार्शनिक है, अरिस्टोटल भी ग्रीक दार्शनिक है। इनकी एक सीरीज है जैसे कि सुकरात, इसको सोक्रेटस कहते हैं इंग्लिश में। इन्होंने पढ़ाया प्लेटो को, प्लेटो को, और प्लेटो ने पढ़ाया अरिस्टोटल को, अरिस्टोटल ने पढ़ाया अलेक्जेंडर को, जिसको सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिदेरो भी इतिहासकार हैं, इतिहासकार है ग्रीक। ठीक है, तो ये सीरीज कौन किसका गुरु था, कौन किसका शिष्य था, तो आप समझेंगे कि ये जो सीरीज है ग्रीक लोगों की महत्वपूर्ण सीरीज है। सुक्रेटस, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना किसने की? देखिए, जब भी किसी पुस्तक की बात होती है तो उस पुस्तक के बारे में हमको 3 चीजें पता होना चाहिए। पुस्तक के बारे में पहला है
कि उसका लेखक कौन है, दूसरा है कि किस समय पर वो लिखी गई, लेखक, समय, और तीसरा है उसका विषय, यानी वो किस पर आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिका की बात हो रही है। लेखक इसके हैं मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। अब लेखक हैं तो इनके बारे में पता करेंगे, ये कौन है। ये ग्रीक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और इनका समय क्या होगा, जो मौर्य काल का समय था, जैसे मौर्य काल था, यानी चंद्रगुप्त का जो समय था। चंद्रगुप्त पावर में आया 322 बीसी, तब से लेकर के वो 298 बीसी तक रहा। तो ये इनका काल हो गया, इस काल में लिखी गई। विषय क्या है, इस पुस्तक से आपको भारत के सामाजिक और राजनीतिक विवरण प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सेगमेंट है उसका सामाजिक। उसने बताया कि भारत के समाज में क्या क्या चीजें थी, समाज कैसे बटा हुआ था, समाज में कौन कौन सी क्लास होती थी, समाज में कौन कौन से लोग होते थे, क्या क्या काम लोग करते थे, दास व्यवस्था थी कि नहीं थी, इकोनॉमी कैसे चलती थी, राजा के पास क्या, ये सारी चीजें उसने बताई है। तो अगर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये सामाजिक विषय पर आधारित है, आर्थिक विषय पर आधारित है, राजनीतिक विषय पर या धार्मिक विषय पर, जब ऐसा होता है तो आप इसमें सामाजिक को टिक करेंगे, क्योंकि ये मूलतः है सामाजिक विषयों पर केंद्रित है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी मौर्य काल में, जो ग्रीक राजदूत थे। और उसी समय आचार्य कौटिल्य भी थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसका विषय है राजनीति। ये राजनीतिक मूल्यों पर लिखी गई है, राजा को क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे किसी से मित्रता करनी चाहिए, राजा के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, राजा अपने राज्य को कैसे बचा के रख सकता है। ये सभी आचार्य चाणक्य ने लिखे हैं, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता था। नेक्स्ट, शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम का नायक कौन है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जब भी किसी पुस्तक का मैटर आएगा तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए ये पुस्तक, ठीक है, फिर पुस्तक का लेखक, राइटर, फिर राइटर के अलावा उसके आएगा समय, पीरियड, और फिर उसकी आएगी विषय वस्तु। ठीक है, तो उसका लेखक तो आपको पता ही है कौन है, शूद्रक। पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। अगर भाषा देखा जाए तो संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, लेखक की बात करेंगे तो इसके लेखक हमको मिलेंगे शूद्रक। ठीक है, समय है गुप्तकाल, और गुप्तकाल है 240 से लेकर के 550 एडी तक। यह है उस समय के व्यापारियों और उन व्यापारियों की बेटी और उस समय के जो नायक हुआ करते थे सेनापति, उनके मध्य की प्रेम कहानी है। तो उसका जो हीरो है वो है चारुदत्त, चारुदत्त इसका हीरो है। ठीक है, अब ये तो उत्तर मिल गया इसका कि चारुदत्त इसका हीरो है। प्रश्न ये है कि अग्निमित्र किसका हीरो है। अग्निमित्र कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ये इसका हीरो है। दुष्यंत की बात करेंगे तो कालिदास का एक और नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, और विक्रमादित्य है कालिदास के नाटक विक्रमो वर्षियम का हीरो है। देखिए, चारुदत्त किसका हीरो है, मृच्छकटिकम का,
अग्निमित्र किसका है? मालविकाग्निमित्रम का। विक्रमादित्य किसका है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। और विक्रमादित्य किसका है? विक्रमोर्वशीयम का। तो इस तरह से किसी भी पुस्तक के बारे में अगर हमको थोड़ी सी डिटेल पता होगी तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर पेपर में आता है तो हमसे गलत नहीं होगा, गलत होने के बहुत कम चांसेस हमारे पास रहेंगे। नेक्स्ट, द बुक राजतरंगिणी बाय कल्हण इज अबाउट। राजतरंगिणी एक पुस्तक है। आप सेम वैसा ही होगा, इसके साथ भी उसका ही सेगमेंट बना लेते हैं। पुस्तक, लेखक, समय और विषय वस्तु। विषय वस्तु, ठीक है। पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत में। लेखक है कल्हण। कल्हण। समय है कश्मीर के प्रमुख राजवंशों का शासन, उसको हम लोग लिख सकते हैं 8वीं सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी तक का उसमें वर्णन हमको मिल जाता है, ठीक है। ये उसका पीरियड है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें मिलता है इतिहास। किसका इतिहास? कश्मीर का इतिहास। तो ये इतिहास पर आधारित है और राजतरंगी के अनुसार कश्मीर में 3 राजवंशों ने शासन किया है। पहला था कारकोट वंश, दूसरा था उत्पल वंश और तीसरा था लोहार वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इन 3 वंशों ने शासन किया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। इसका टॉपिक क्या है? हिस्ट्री, इतिहास पर आधारित है। किस काल में लिखी गई? हाँ, प्रश्न ये भी है कि राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का आखिरी राजा कौन सा था? तो उसका आखिरी राजा था हर्ष। हर्ष के टाइम पर ये पूरी हो गई थी, कश्मीर का जब राजा था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। नीरो, हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द बुक मनुस्मृति बाय ऋषि मनु इज अबाउट। मनुस्मृति आपको पता है, जैसे हम धर्म ग्रंथ पढ़े थे तो उसमें ये भी पढ़े थे कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो स्मृतियों के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। तो एक थी मनुस्मृति पहली, दूसरी थी याज्ञवल्क्य स्मृति, एक थी नारद स्मृति और एक थी पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति। इसमें जो सबसे एक है बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति, ठीक है। इनमें अगर हम बात करेंगे तो मनुस्मृति है, वो है राजनीति पर आधारित है। राजनीति, इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन अच्छे से मिलता है, वर्ण व्यवस्था का, ठीक है। अगर हम सबसे बड़ी स्मृति, सबसे पुरानी स्मृति की बात करेंगे तो वो है सबसे प्राचीन स्मृति। मनुस्मृति को लिखा गया था शुंग वंश के काल में। शुंग वंश के काल में इसको लिखा गया था, जिस कारण से इसमें वर्ण व्यवस्था स्पष्ट से। नारद स्मृति है, उसमें इतिहास की जानकारी भी मिलती है। पाराशर स्मृति है, ये यज्ञों के बारे में है। और बृहस्पति स्मृति है, ये आर्थिक एवं
सन्यासी जीवन का उल्लेख करती है। तो इतनी सारी स्मृति हैं। पूछा गया मनुस्मृति, तो मनुस्मृति इज अबाउट पॉलिटी। उसमें समाज में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि बहुत से लोग उसमें सोसाइटी को टिक कर देते हैं। सोसाइटी उसका सही उत्तर नहीं है। मनुस्मृति का सही उत्तर होगा कि वो पॉलिटी से संबंधित है। समाज में समाज की जो पॉलिटिक्स है उसको डिसाइड करती है कि किसके पास कौन से पावर रहेंगे, किसके पास कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट।